नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने की राहें दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही हैं। अब देखिए, ये जो आईआरसीटीसी का घोटाला था उसमें उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। उनके ऊपर ही नहीं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, लालू परिवार के इन 3 लोगों के ऊपर आरोप तय हो गए हैं। और भी लोग हैं इसमें, लेकिन लालू परिवार के इन 3 लोगों के ऊपर आरोप तय हो गए हैं। चार्जशीट होना, चार्जशीट को कोर्ट देखती है और तब उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, मामला सही है, इस मामले को ट्रायल पे ले जाना चाहिए। और ये आप समझिए कि इसके आगे कन्विक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर लगे हैं। देखिए, एक तो लैंड फॉर जॉब्स स्कैम था। ये पूरा लालू परिवार नौकरी देने के नाम पर, या उसने किसी को भी कोई भी फेवर किया है। जैसे 2004 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में लालू यादव रेल मंत्री थे। उस वक्त के 2 बड़े मामले हैं। लैंड फॉर जॉब, रेलवे विभाग में लालू जी ने कई नौकरियां दी और आरोप यह है कि उसके बदले उन्होंने जमीन हथिया ली, उन लोगों से जमीन लिखवा ली, गिफ्ट करवा लिया। उसी तरह से ये जो आईआरसीटीसी का मामला है, आईआरसीटीसी आपको पता है रेलवे की एक सब्सिडियरी है जो होटल्स वगैरह की देखभाल करती है। होटल्स वगैरह सब आईआरसीटीसी का ही होता है, आप सबको मालूम है। उसके मेंटेनेंस के लिए जो टेंडर निकाला गया उस वक्त, और जिनको टेंडर दिया गया उसमें भी घोटाला हुआ। फेवर किया गया, टेंडर दिया गया और उसके बदले में क्या लिया गया? जमीन ली गई। और कहां जमीन ली गई? पटना में जमीन ली गई, गांधी मैदान एरिया में, ऐसा आरोप है। और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार और दूसरे जो नेता हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि लालू यादव पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं। पटना के सबसे बड़े जमींदार है। 43 बीघा 12 कट्ठा 6 धुर, उन लोगों ने तो याद किया हुआ है इसको। इतना जमीन है किसी एक व्यक्ति के पास, प्रॉपर पटना में इतना जमीन नहीं हो सकता। ये कहां से आया? अच्छा, आप ये भी याद रखिए कि जब किसी को फेवर करके, किसी के लिए कुछ फेवर किया, उसके बदले में जमीन लेने का ये जो आरोप है, कोई नया नहीं है। एक मंत्री हुआ करती थी कांति सिंह, अगर आपको याद हो तो, उनके मामले में भी ये कहा गया कि उनको जब मंत्री बनाया गया उसके बदले में उनसे जमीन लिखवाई गई। और ये जमीन कैसे लिखवाई जाती है? परिवार के किसी व्यक्ति को गिफ्ट करवा दिया जाता है। अब सोचिए, इस दुनिया में कोई किसी को जमीन गिफ्ट करता है क्या? किसी से आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है और वो आपको, और 1 रुपए में, ये जो आईआरसीटीसी का मामला जो है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि 1 रुपए में जमीन गिफ्ट की है परिवार के लोगों को, तेजस्वी यादव के नाम पे। ऐसे आरोप हैं। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये जो लालू प्रसाद की जो पूरी फैमिली है, इसने, ये जब भी सत्ता में रही, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जमीन हड़पा। और अब वो उन सारे मामलों में वो फंसते जा रहे हैं। पहले देखिए, लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा हम गरीबों के लिए काम करेंगे। आगे चल करके पता चला कि उन्होंने तो बहुत बड़ा चारा घोटाला कर दिया। और अब ये आरोप नहीं रहा, चारा घोटाला का तो उनके ऊपर आरोप नहीं है ना, अब तो वो साबित हो गया। वो तो अभियुक्त भी नहीं है, अब वो दोषी पाए गए, कन्विक्शन हो गया उनका। मतलब वो अपराधी हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। कोर्ट ने कह दिया अपराधी हैं, वो सजा काट रहे हैं, अभी तो बेल पे बाहर हैं वो, अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके। तो इसका असर क्या होगा, आप ये समझिए। इसका असर ये होगा कि इस चुनाव में तेजस्वी भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे थे कि बिहार में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, ब्लॉक से लेकर के सब डिवीजन तक और कलेक्टेरिएट तक, सब जगह भ्रष्टाचार है। अब ये जो उनका मुद्दा है वो पूरी तरह से कुंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप तो खुद उनके ऊपर एक बार फिर से लग गया है। देखिए, कोई नई बात नहीं है भ्रष्टाचार के आरोप लगना। लालू परिवार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ये तो जो व्यक्ति चारा घोटाले में जिसका दोष साबित हो गया, आरोप भी नहीं है, जिसको कोर्ट ने दोषी माना, सजा दी, जो जेल में रहा, तो वो उसने आर्थिक अपराध किया है, वो अपराधी है। अब ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन इस चुनाव से ऐन पहले आईआरसीटीसी के मामले में ये आरोप तय होना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है तेजस्वी यादव के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के लिए या जो दूसरे सहयोगी हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसको वो इस चुनाव में आगे करके ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट स्वीकार कर लें जिनके ऊपर अभी अभी भ्रष्टाचार के आरोप तय हुए हैं, कोर्ट ने तय किया है। अच्छा, वैसे आप देखेंगे तो महागठबंधन की स्थिति बिहार में वैसे ही खराब है, वैसे ही खराब है। ये सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पा रहा है।
हर कोई अपनी डफली अपना राग वहां पे चला रहा है। अभी देखिए ताजी खबर यह है कि जो सीपीआई एमएल है वो भी अपना तेवर दिखा रही है। वो तेवर दिखा रही है घोसी विधानसभा में जो उनके सिटिंग एमएलए हैं रामबली यादव, उनको उन्होंने कह दिया कि भाई जा करके आप अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए, आपको टिकट मिलेगा। और तेजस्वी यादव इस चुनाव में चूंकि एक भूमिहार आउटरीच का प्रोग्राम चला रहे हैं, भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खबर यह आ रही है, आपको मालूम होगा सूरजभान सिंह ज्वाइन करने वाले हैं राष्ट्रीय जनता दल और उनको टिकट भी दिया जा रहा है। उसी तरह से घोसी से एक लंबे समय तक विधायक रहे जगदीश शर्मा, जो भूमिहारों के बड़े नेता हैं, उनको भी राजद ने अपने साथ जोड़ा है और उनके बेटे राहुल शर्मा को टिकट देने की तैयारी थी घोसी से। लेकिन माले ने कहा कि हम अपने कैंडिडेट को, हमारा जो सिटिंग एमएलए है वो सीट तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए कितना क्लैश है वहां पे, और इसको अब ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन रहा है। और चूंकि ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन रहा है, इसीलिए महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है वो फाइनल नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति आप मुकेश सहनी के लिए देखिए, उन्होंने अपने लिए इतना हाई पिच क्रिएट कर दिया है कि हमें 60 सीट चाहिए, और अब जो तेजस्वी हैं उनको मुश्किल से 15-20 सीट देने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है, अगर वो 15-20 सीट पे मान जाते हैं तो अपने कैडर को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने चीज़ों को इतना लंबा, इतना दूर तक आपने स्ट्रेच कर दिया है कि आपको फिर पीछे लौटना आपके लिए आसान नहीं है, तो वो भी मुश्किल में पड़ गए हैं। और इस बीच मुकेश सहनी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे और बिहार के लिए काम करेंगे, लेकिन उसमें मिसिंग क्या था? उसमें मिसिंग था, उन्होंने महागठबंधन मेंशन नहीं किया। उससे पहले वाले आप ट्वीट में देखिएगा तो उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें महागठबंधन गायब है, वो महागठबंधन की चर्चा ही नहीं। वो कह रहे हैं सरकार बनेगी और हम काम करेंगे। किसकी सरकार बनेगी? तो ये भी एक समस्या खड़ी हो गई है। बहुत स्पष्ट है कि सीटों की जो बातचीत महागठबंधन में चल रही है वो किसी निष्कर्ष पे लोग नहीं पहुंच रहे हैं, और सब लोग एक तरह से व्याकुल होते जा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। धमकी है, आपने ट्वीट कर दिया कि सरकार तो बनेगी, अब सरकार तो एनडीए की भी बन सकती है। पहले भी वो छोड़ के जा चुके हैं, भाग चुके हैं, तो क्या वो भागने की तैयारी कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अजीबोगरीब बात यह है, वो कहते हैं कि हमको डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर करो। अरे सीएम डिक्लेयर हो नहीं पा रहा है पहले, उसके बाद आप उससे पहले आप डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर कर देंगे, जबकि डेप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक पद भी नहीं है। तो आप समझिए कि मुकेश सहनी ने अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है, तेजस्वी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। तेजस्वी तो खुद ही इस इंतजार में है कि कोई उनको चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे। कांग्रेस से तो उनकी यही अपेक्षा है, कांग्रेस तैयार नहीं है भाई। तो जो मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी और क्या पहले डेप्यूटी सीएम की घोषणा हो जाएगी? तो आप समझिए कि महागठबंधन की स्थिति तो वहां वैसे भी खराब है। अच्छा देखिए, जहां तक एनडीए की बात है वहां पे चीजें बहुत आसानी से आगे बढ़ रही हैं, बहुत आसानी से। आपने देखा होगा कि वहां सीटों का वितरण भी हो गया, 101, 101, 29, 6, ये फॉर्मूला वहां पे लगाया गया। मोटा मोटी फॉर्मूला ये है, 101, 101 इन दोनों को मिला है, जदयू और भाजपा को। चिराग पासवान चूंकि 5 लोकसभा सीट वो जीते थे और एक लोकसभा सीट में ऑन एन एवरेज 6 सीटें होती हैं, तो 30 की उनकी दावेदारी थी, 29 उनको मिली है। एक सीट जीतन राम मांझी जीते थे तो 6 उनको मिला है। और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो भी एक सीट पे लड़े थे, जीत नहीं पाए, बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया, लेकिन उनको भी 6 सीटें दी गई हैं। ये ठीक है कि उन लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि भाई उनको और सीटों की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद तो हर किसी को होती है। लेकिन चीज़ें वहाँ पे तय हो गई हैं। क्यों तय हो गई? क्योंकि देखिए वहाँ पे एक सर्वमान्य नेता भी है गठबंधन में। जब चीज़ें ये बात नहीं बन रही थी, कई दौर की बातचीत हुई नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच में, जीतन राम मांझी के बीच में, उपेंद्र कुशवाहा के बीच में कुछ चीज़ें फंस रही थी। तो ये सब लोग जाते हैं मिलने, किससे? अमित शाह से। अमित शाह के सामने ये सब लोग बैठते हैं और सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हर कोई सम्मान करता है कि हाँ भाई ठीक है। देखिए अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन एक गठबंधन में भी किसी एक व्यक्ति को बतौर नेता स्वीकार करना यह भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समस्या महागठबंधन में क्या है कि वहां कोई अमित शाह जैसा व्यक्ति नहीं है जो इन चीज़ों को सुलझा सके। अब राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी तो तेजस्वी को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, मिल ही नहीं पा रहे हैं वो। और हालांकि ये भी डाउटफुल है कि राहुल गांधी भी कुछ कह दें और सीपीआई-एमएल उसको मान ले, क्योंकि सीपीआई-एमएल कभी मानती नहीं है। उसको जितनी सीट चाहिए उससे कम सीट अगर वो सीपीआई-एमएल को देंगे तो वो मान लेगी, इसमें डाउट है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ये कोशिश तो कर सकते हैं। लेकिन ये महाशय तो देश के बाहर ही चले गए, ये देश के बाहर ही चले गए। मतलब बिहार में चुनाव
बिल्कुल अपने चरम पे जा रहा है और वो बाहर बैठ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो समझिए कि वहां पे कोई अमित शाह जैसा व्यक्ति नहीं है, महागठबंधन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए भी महागठबंधन की तुलना में एनडीए ज़्यादा एकजुट दिख रही है। और जाहिर अगर टिकटों का बंटवारा किन किन सीटों पे क्या होगा, अगर ये फैसला हो गया तो अब लिस्ट भी जारी हो जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन महागठबंधन में अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। तो बिहार में जिस तरह से महागठबंधन के अंदर चीज़ें चल रही हैं, एनडीए के अंदर चीज़ें चल रही हैं, तो ये बड़ा स्पष्ट है कि अभी एडवांटेज एनडीए है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बार अगर 101 सीटें जदयू और भाजपा ने अपने लिए रखी हैं तो इतना भी तय लग रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही होगा। क्योंकि इससे पहले जो जदयू की जिद हुआ करती थी कि हम बड़े भाई हैं इसलिए कम से कम एक सीट भी हमको ज़्यादा मिलनी चाहिए, इस बार वो चीज़ नहीं है, दोनों बराबर हैं। और मैं देख रहा था केसी त्यागी जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि पहले एक बड़ा भाई होता था, दूसरा छोटा भाई होता था, इस बार हम लोग जुड़वा भाई हैं। उन्होंने कहा कि जुड़वा भाई हैं, मतलब यहाँ पे भी कोई तलखी नहीं है। और जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बातें होती हैं, हालांकि खुल करके तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बिहार में जैसे चर्चा होती है और जिस तरह से दोनों बराबर सीटें इस बार लड़ने जा रहे हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि इस बार इस बात की संभावना ज़्यादा है कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, वहाँ जो सारे सर्वे ही बता रहे हैं, जितने भी सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि एनडीए को ही बहुमत मिलने वाला है। कोई 150 सीट दे रहा है, कोई 160 दे रहा है। एक तो जो सिफोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अगर 3% पुरुषों की तुलना में अगर महिलाएं 3% ज़्यादा वोट करती हैं तो 175 सीटें भी मिल सकती हैं। एक दो सर्वे में ये कहा गया कि एनडीए निरंतर लीड बनाए हुए है। और मेरा ये कहना है कि अभी लगभग एक महीने का या उसके आसपास का समय बाकी है और इस तरह का ट्रेंड जो है वो कंसोलिडेट होता है। तो अगर ये ट्रेंड कंसोलिडेट होता है तो जिस तरह की जीत एनडीए को 2010 में मिली थी, जब 243 में से 206 सीटें इन लोगों ने जीत ली थी, तो उस तरह का भी निर्णय आ सकता है। मतलब आज की तारीख में ये बिल्कुल एडवांटेज एनडीए है। और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। अब ये मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में जैसे काम होता है, आखिरी फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लेंगे। यही दो व्यक्ति हैं जिनको हर चीज़ मालूम होती है। तो अभी से आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। और दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें पूरी तरह से अफरा तफरी है। तेजस्वी चाहते हैं कि लोग उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। और मुकेश सहनी ने जैसे ट्वीट किया है तो ऐसा लग रहा है वो भागने की तैयारी में है। अब भागेंगे कि नहीं भागेंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनका मन हट रहा है, वो झुंझला रहे हैं, वो परेशान हैं, वो हताश हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।